आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, जो कि अब हम सब ने 10th क्लास में पढ़ रखी है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जब हमारा चार्ज फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज के फ्लो होने की रेट हमारी इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। यानी हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज जब हमारा रेस्ट में है, चार्ज जब हमारा रेस्ट में है तब हम पढ़ते हैं फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज हमारा मोशन में आ जाता है तो मोशन भी टू टाइप से होगा, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक होगा हमारा वेरिएबल वेलोसिटी से। तो जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिक करंट में हम इसकी स्टडी करते हैं। और जब हमारा चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करता है तो इसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जब हमारा चार्ज फ्लो करेगा, यानी जब हमारा चार्ज मोशन में आएगा तब क्या बनेगी? हमारी करंट बनेगी। तो सपोज दैट हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ये कोई हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। तो चार्ज टू टाइप्स होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज। सपोज दैट ये A टू B फ्लो कर रहा है और नेगेटिव चार्ज जस्ट अपोजिट B टू A फ्लो करे। यानी अगर हम ले A हाई वोल्टेज पर है, B हमारा लो वोल्टेज पॉइंट है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को पॉजिटिव भी हो सकता है और लो वोल्टेज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव वोल्टेज टू पॉजिटिव वोल्टेज या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कौन फ्लो करता है? हमारा नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज टू नेगेटिव वोल्टेज। तो हम कहेंगे कि जो हमारी करंट बनेगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ये करंट फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, in the same direction of flow of positive charge and opposite direction of flow of negative charge। यानी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव जो चार्ज है उसके फ्लो की डायरेक्शन में होगी और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम डेफिनेशन से देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I से। दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। एक टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसका रेशियो निकालेंगे तो हमारी करंट आ रही है। अब हम यूनिट ऑफ आई की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट सेकंड। तो हम लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड। बट जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इन एसआई सिस्टम जो एसआई यूनिट होगी हमारी आई की वो है एम्पियर। तो वी कैन से दैट एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकंड। यानी जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एम्पियर है ये किसके इक्वल होगी, कूलाम पर सेकंड के इक्वल होगी। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। यानी 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज द चार्ज, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां पर Q इज इक्वल टू 1 कूलम, E charge on electron which is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then number of electrons is equals to N is equals to Q upon E. Put the value of Q and E, 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. This is equals to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. That means 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया हमारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर विच इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, वी कैन डिराइट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी 1 एम्पियर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक सेकंड में, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में फ्लो करेंगे तो हमारी 1 एम्पियर करंट होगी। सपोज दैट ये हमारा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने यहाँ कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि 1 सेकंड में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा, यानी 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर। या कहें कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तो कितने करंट फ्लो होगी हमारी, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, T is equals to 1 second, that means R is equals to 1 एम्पियर। यानी 1 सेकंड में यदि हमारा किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज 1 कूलम फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्लो होने वाली हमारी करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। या ये भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में यदि फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 है तो उसमें से फ्लो होने वाली करंट होगी हमारी 1 एम्पियर। अब हम देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने देखा जो हमारी करंट है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। क्योंकि हम करंट को शो करते हैं तो डायरेक्शन भी यूज करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जब किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट
does not follow the law of vector addition। ये वेक्टर एडिशन के जो लॉ हैं उनको फॉलो नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो here Q इज स्केलर क्वांटिटी, T is also scalar quantity, so I is also scalar quantity। Q भी स्केलर क्वांटिटी है, T भी स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, बट इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे फॉलो नहीं करती हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक करंट ली 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो यदि ये वेक्टर रूल को फॉलो करती, वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करती, तो क्या होता, 4 एम्पियर 5 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्रॉस होके 1 एम्पियर डायरेक्शन हो जाती ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यह आता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 4 प्लस 5 9 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि ये किसकी जैसे ऐड होती है, एड्स लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो एड्स अप लाइक स्केलर क्वांटिटी, यानी नो इफेक्ट्स ऑफ एंगल, ये जो इसके बीच का जो एंगल है इस पर इफेक्ट नहीं करता है। यानी हम जैसे ये लें फॉर द एग्जांपल, हियर I1, हियर I2, हियर 60 डिग्री, I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, तो यहाँ पर भी टोटल हमारा 9 एम्पियर होगा। यानी ये एंगल है, ये हमारी क्वांटिटीज के ऐड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम कैसे ऐड करते, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा, बट यहाँ थीटा कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। वैसे हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो जहां भी आपको स्केलर या वेक्टर दिखे तो हमको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। तो टेंसर, लेकिन टेंसर हमारे कोर्स में नहीं है। अगर 4 ऑप्शन में आपको कहीं टेंसर दिखता है तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे टेंसर को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम स्केलर। वैसे 12th स्टैंडर्ड में हमें इतना ही है कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमारी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो उसको हम कहेंगे स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मींस कांस्टेंट करंट भी कह सकते हैं इसको हम, किसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। फॉर द एग्जांपल अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कांस्टेंट करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम कांस्टेंट करंट का ग्राफ बनाएं तो इस तरह से हमें, तो यहाँ I इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट करंट, तो हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम यहाँ देखेंगे ये हमारी कौन सी करंट होगी, कांस्टेंट करंट। तो कांस्टेंट करंट के लिए लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड सेम इन वन डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन पॉजिटिव हो या डायरेक्शन नेगेटिव हो, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो हमारी कौन सी करंट हो जाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट करंट के लिए हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू I इंटू T, where I is constant, that means Q is proportional to T।
लेकिन हमेशा करंट हमारी स्टेडी करंट नहीं होती, यानी हमारी टाइम के रेस्पेक्ट में करंट वेरी भी कर सकती है। तो जब हमारी करंट टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करती है तो उसको कहते हैं वेरिएबल करंट। तो वेरिएबल करंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस with respect to time in one direction। यानी हम ग्राफ बनाए वेरिएबल करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये कैसे भी हमें मिल सकता है। यानी ये वैल्यू हमारी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। या तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव से मीनिंग है, सपोज दैट दिस इज ए रेजिस्टेंस, रजिस्टर आर, तो हमने ए टू बी अगर करंट फ्लो हो रही है तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन चेंज हो गई, बी टू ए अगर हमारी करंट फ्लो होती है तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही। ए टू बी अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो बी टू ए को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल करंट का मीनिंग है डायरेक्शन सेम है बट वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल करंट। मैग्नीट्यूड चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन वन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। वेरिएबल करंट यानी हमने पढ़ा है वेरिएबल करंट क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन सेम रहती है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, बट क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड, तो वो हमारी वेरिएबल करंट है। तो वेरिएबल करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो टू वेज है डिफाइन करने के। फर्स्ट, एवरेज वैल्यू, सपोज दैट हम वेरिएबल करंट का ग्राफ बनाते हैं। हमारी कोई करंट है जिसका ग्राफ ये बना, मतलब मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है पर डायरेक्शन सेम। तो ये हमारा करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ है, ये हमारा वेरिएबल करंट है। अब हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू किसी टाइम इंटरवल में निकालें, तो हमें इस टाइम इंटरवल में हमें कोई वैल्यू निकालनी है। हियर दिस इज t1, दिस इज t2। तो इस टाइम इंटरवल में जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या कहलाएगी, हमारी एवरेज वैल्यू। ये हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से समझे तो अब इस कंडक्टर में वेरिएबल करंट हमारी फ्लो कर रही है आई, यानी जिसका टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो हमने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हमने देखे कि कितना चार्ज इसमें से फ्लो होगा। एक टाइम इंटरवल ले लिया, उसमें हम देख रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो सपोज दैट वो चार्ज हमारा फ्लो होता है डेल्टा क्यू। तो हमारी जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हमारी जब करंट की वैल्यू चेंज होती है तो हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर कितना चार्ज हमारा क्रॉस सेक्शन से पासेस हो रहा है, तो वो हमारी निकल गई आई एवरेज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब हमें किसी टाइम पर, किसी टाइम इंटरवल की जगह किसी फिक्स टाइम पर हमको जब वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कहलाती है हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सपोज दैट हमें ये टाइम ले लिया टी, इस टी पर जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हम निकालेंगे अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी टाइम
टी पर जो वैल्यू है, जैसे इस टाइम पर जो t1 पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो t पर वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लेकिन जो हमने टाइम पीरियड में निकाली कि टाइम पीरियड के अंदर कितने चार्ज पास हुए, वो हमारी एवरेज वैल्यू। अब एक फिक्स टाइम पर हम देखें कितने चार्ज पास हुए, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 del q upon del t। दैट मीन्स आई इंस्टेंटेनियस निकालना है हमको, तो हम लिख सकते हैं dq upon dt। यानी वेरिएबल करंट के लिए अगर हम करंट फाइंड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq अपॉन dt। यदि एवरेज वैल्यू है तो I एवरेज बराबर डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ अगर हमसे चार्ज पूछा जाए कि चार्ज कितना फ्लो होगा, तो हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू I dt। तो टोटल टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हियर q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। If q is equals to 4t square plus 5t plus 6 passes through a cross sectional area in, if charge is given by this equation, then find the instantaneous current। इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करनी है हमको एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यानी करंट कैसी है हमारी, वेरिएबल करंट है, क्योंकि हमारा जो चार्ज है उसमें टाइम आ रहा है, चार्ज की जो इक्वेशन है उसमें टाइम है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा करंट किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो हम निकाल सकते हैं जो कि हमने फॉर्मूला लिखा था, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, I इंस्टेंटेनियस करंट। अब यहाँ dq अपॉन dt का मीन्स है q का इंटीग्रेशन करना है टाइम, सॉरी q का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। हम डिफरेंशिएशन करें तो हियर 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तो 4t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस t का डिफरेंशिएशन 1 और 6 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, 8t प्लस 5। हमारी I इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन आ गया 8t प्लस 5। अब हमें करंट का एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट फाइंड करनी है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस करंट हो गई हमारी, पुट द वैल्यू t इज इक्वल टू 2, 8 इंटू 2 प्लस 5, 16 प्लस 5 21 एम्पियर। तो वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी हमारी, 21 एम्पियर। तो ये सिंपल सा है, हमें जब चार्ज की इक्वेशन गिवन है और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करनी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq अपॉन dt। नेक्स्ट क्वेश्चन,